जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राममूर्ति। तो साथियों, मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ को संपन्न करने के बाद आज हम एक नए सीरीज़ के साथ उपस्थित है जिसका नाम है इंडियन पॉलिटी MCQ। और इस सीरीज़ में हम लोग इंडियन पॉलिटी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी टॉपिक है और उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सबका डिस्कशन करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बगल में पड़े बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए, इस सीरीज में आज अपना पहला टॉपिक है और जिसका नाम है संवैधानिक विकास एवं विशेषताएं, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड फीचर्स। और इस टॉपिक से संबंधित जितने भी PY की क्वेश्चंस हैं सबका डिस्कशन करेंगे। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। यानी 1925 में जो केंद्रीय विधानसभा का जो निर्वाचन हुआ उसमें सबसे पहला उसमें जो अध्यक्ष चुना गया वो किसे चुना गया था। क्या वो सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था, विट्ठल भाई पटेल को चुना गया था, मोतीलाल नेहरू को चुना गया था या भगत सिंह को चुना गया था। तो 1925 में केंद्रीय विधानसभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे। यानी बी इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग जरा इसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये रहा आपका डिस्कशन। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ लिखा गया है कि विट्ठल भाई पटेल एक भारतीय राजनीतिक नेता, स्वराज पार्टी के सह संस्थापक और सरदार पटेल के बड़े भाई थे। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई कौन थे? विट्ठल भाई। कौन थे? विट्ठल पटेल जी थे, यानी इनके बड़े भाई थे। अगर विट्ठल भाई पटेल 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। क्या चुने गए थे? केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। इसे पढ़िए और जवाब दीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर बताइए। प्रश्न कहता है कि अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबी संविधान थी जिसमें मूलतः डैश अनुसूची थे। 348, 448, 444 या 395। यानी जिस समय में भारतीय संविधान को जिस समय में अंगीकृत किया गया, यानी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। कब? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जब भारतीय संविधान को क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जब भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, उस टाइम में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 395। यानी जिस समय में भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था उस समय में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। अब हम लोग जरा इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के द्वारा पारित हुआ और इसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। भारत का संविधान विश्व के गणतांत्रिक देशों में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान निर्माण के समय इसे कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भागों में विभाजित किया गया था। यानी जिस समय में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था उस समय में इसमें अनुच्छेद की संख्या थी 395। और अगर अनुसूची की बात करें तो अनुसूचियां थी 8
और अगर भाग की हम लोग बात करें तो उस समय में भारतीय संविधान में 22 भाग था। कितने भाग? 22 भाग। अनुच्छेद 395, अनुसूची 8 और भाग 22 भाग था उस समय में, जिस समय में भारतीय संविधान को लागू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। आप इसे पढ़िए और जवाब दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी में पूछा भी गया है। प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है, यानी कौन सा गलत है। पहला, अखिल भारतीय सेवाएं, ये तो सही है। अखिल पूरे भारत की सेवाएं, ये भी सही है। दूसरा, प्रतिनिधित्व की असमानताएं, ये भी सही है। सशक्त केंद्र, ये भी सही है। संविधान की नमनीयता न हो, ये गलत है। और जो गलत है वही हमें चूज करना था, यानी डी गलत है। अब जानते हैं कि इसके एकीकरण की विशेषताएं क्या है। तो आप इसे देख करके पता कर सकते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है। तो यहाँ लिखा गया है भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं, जिसमें पहला है भारतीय संविधान सेवाएं, ये वर्णन है अनुसूची 312 में। उसके बाद है प्रतिनिधित्व की असमानताएं, ये राज्यसभा से संबंधित है और ये अनुसूची 4 में लिखा गया है। सशक्त केंद्र का भी वर्णन है। इसके अलावे राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, ये अनुसूची 195 में, अनुच्छेद 155 में है। कहाँ है? अनुच्छेद 155 में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि राज्य सूची पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार, ये अनुच्छेद 249 में है। आपातकालीन प्रावधान, ये अनुच्छेद 352 से 360 के बीच है। और 7वां पॉइंट जो है, भारत का संविधान न तो लचीला यानी नम्य है और न ही कठोर यानी अनम्य है, बल्कि ये दोनों का मिला जुला रूप है। यानी भारतीय संविधान जो है ये न तो ज़्यादा लचीला है और न ही ज़्यादा कठोर है, ये लचीला और कठोर के मिला जुला एक रूप है। तो ये जो है ये 7 विशेषताएं हैं भारतीय संविधान के, एकात्मक विशेषताएं हैं ये 7, इसे याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। आप इसे पढ़िए और जवाब दीजिए, पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रश्न कहता है कि भारत में किस प्रकार की सरकार है? क्या वो राजतांत्रिक सरकार है, संप्रदायवाद सरकार है, संसदीय सरकार है या अल्पतंत्रीय सरकार है? तो अगर हम बात करेंगे भारत में, तो भारत में संसदीय सरकार है। किस प्रकार का सरकार है? संसदीय सरकार है। भारत में संसदीय सरकार है। अब जरा हम लोग इसका विश्लेषण देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत में संसदीय सरकार की स्थापना की गई थी। संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासक व्यवस्था का वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपने लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। यानी भारत में संसदीय सरकार है और जिसमें कार्यपालिका और विधायिका क्या होते हैं? एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। आप इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जा सकता है? पहला है राज्य के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध व्यक्तियों के अधिकार। दूसरा है सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और तीसरा है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल। और चौथा है बहुस्तरीय सरकार, यानी संघ, राज्य और स्थानीय। और यही जो है भारत के संघीय स्वरूप का परिणाम है कि भारत जो है वो बहुस्तरीय सरकार है, जिसमें संघ की सरकार भी है, राज्य सरकार भी है और स्थानीय सरकार भी है। यानी डी जो है इसका सही आंसर होता है और ये संघ के स्वरूप का एक परिणाम भी है। अब हम लोग इसका विश्लेषण देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा।
इंडिया क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। भारत के संघीय स्वरूप का परिणाम संघ, राज्य और स्थानीय शासन को कहा जाता है। भारत के संघीय स्वरूप का परिणाम क्या है, संघ, राज्य और स्थानीय शासन को कहा जाता है। चलिए यहां देखिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चले हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है। पहला संघवाद की स्थापना, दूसरा सरकार के संसदीय स्वरूप, तीसरा मूल अधिकार और चौथा सामंतशाही को प्रोत्साहन। तो हमारे संविधान की जो विशेषता है उसमें ये शामिल नहीं किया गया है क्या कि सामंतशाही को प्रोत्साहन किया जाए, ये शामिल नहीं किया गया है, यानी डी जो है इसका सही आंसर हो सकता है। चलिए यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है कि संघवाद की स्थापना, राज्य के संसदीय स्वरूप, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व आदि भारतीय संविधान की विशेषता है, जबकि सामंतशाही को प्रोत्साहन भारतीय संविधान का अंग नहीं है। सामंतशाही को प्रोत्साहन देना यह भारतीय संविधान का क्या नहीं है, अंग नहीं है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। चलिए प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है। पहला, संसद के निम्न सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, दूसरा द्वैध शासन, तीसरा संसद के उच्च सदन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व और तीसरा दोहरी नागरिकता। तो आपको पता होगा कि अपने भारत में एक हरी नागरिकता है, एक हरी यानी हम लोग भारत के नागरिक है, किसी राज्य के नागरिक नहीं है। हम लोग भारत के नागरिक है, किसी राज्य के नागरिक नहीं है। चलिए तो इस प्रकार से जो अपना सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है क्या, बी हो जाता है इसका सही आंसर। चलिए अब यहां पर हम लोग देखते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां लिखा गया है कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था की विशेषताएं ये निम्नलिखित है। इसमें 6 विशेषताएं लिखे गए हैं। पहला, संविधान की सर्वोच्चता, यानी संविधान ही सर्वोपरि है, संविधान के आगे कुछ नहीं है। दूसरा, संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाई की सरकार में विभाजन। तीसरा, लिखित एवं कठोर संविधान। चौथा, स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय। और पांचवा, द्विसदनीय व्यवस्थापिका। छठा, दोहरी शासन प्रणाली, दोहरी नागरिकता नहीं है, दोहरी शासन प्रणाली है, इत्यादि है। यानी ये 6 जो है ये संघीय व्यवस्था की क्या है, विशेषता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। आप इसे पढ़ेंगे और जवाब देंगे। चलिए प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई है, 13, 6, 7 या 10। तो भारतीय संविधान में 10 देशों से विशेषताएं ली गई है। कितने देशों से, 10 देशों से विशेषताएं ली गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में कुछ 10 देशों की विशेषताएं ली गई है जो निम्न है। पहला है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, रूस और दक्षिणी अफ्रीका। ये 10 ऐसे देश हैं जहां की विशेषताओं को भारतीय संविधान में स्थान दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और ये रहा अगला प्रश्न, आप इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। पढ़िए क्या होगा इसका सही आंसर। चलिए प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था। क्या वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, के एम मुंशी थे,
BN राव थे या MN राव थे, कौन थे? तो सबसे पहले जो संविधान सभा का जो औपचारिक गठन का जो प्रस्ताव है वो MN राव के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? MN राय के द्वारा दिया गया था, यानी डी इसका सही आंसर हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है कि भारत में औपचारिक रूप से MN राय द्वारा भारत के लिए संविधान सभा के गठन यानी 1934 में का प्रस्ताव रखा गया था। यानी 1934 में ही MN राय ने कहा था कि भारत में संविधान सभा का गठन होना चाहिए। 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर अधिवेशन में संविधान सभा के बारे में जिक्र किया गया था। साल 1942 में क्रिप्स मिशन ने भारत में संविधान सभा की गठन की बात को पूरी तरह से स्वीकार किया था, लेकिन 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा इसे व्यवहारिक रूप दिया गया। यानी इस पर लाहौर में भी चर्चा हुआ, जिक्र किया गया, लाहौर अधिवेशन में भी जिक्र किया गया। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया, उसने भी संविधान सभा गठन की बात कही और व्यवहारिक रूप से व्यवहारिक जो रूप दिया गया वो कैबिनेट मिशन जो आया 1946 में, उसमें संविधान सभा का व्यवहारिक रूप दिया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, आप इसे पढ़ेंगे और जवाब देंगे। क्या होगा इसका सही आंसर? प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? 16 वर्ष, 14 वर्ष, 21 वर्ष या 18 वर्ष? तो अनुच्छेद जो 24 है उसमें कम से कम 14 वर्ष होनी चाहिए किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए। अगर 14 वर्ष से कम है, अगर कोई बच्चा है जो 14 वर्ष से कम का है और वह किसी कारखाने या खदान में काम करता है तो उसे बाल श्रम माना जा सकता है और ये कानून के विरुद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लेकिन इससे पहले इसका डिस्कशन देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु 14 वर्ष है। हालांकि यह किसी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा गैर जोखिम युक्त काम में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है। बाल श्रम यानी प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम 1986 इस दशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। क्या होगा इसका सही आंसर? आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। प्रश्न कहता है कि भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? क्या वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री थे या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? तो भारत के संविधान सभा के संदर्भ में संविधान सभा के जो निर्वाचित अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत के संविधान सभा के संदर्भ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और उसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चयन किया गया। तो दोस्तों आज हम इस सीरीज को यहीं पे विराम देते हैं। शेष का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगले दिन। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।